बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सांसद से संवाद में। और हमारे साथ अब जुड़ेंगे विनोद सोनकर जी, जो कि कौशाम्बी से सांसद हैं बीजेपी के। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्थिति और परिस्थितियां विकट है, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो क्या हम लोग इस विकट परिस्थिति से निकलकर एक आत्म निर्भर भारत की ओर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को देखने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि हम सभी को लॉकडाउन का पालन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश को पालन करना चाहिए। और मैंने पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी में भी जब हमारे पास एक ऐसा विजनरी नेता है जो दूरदृष्टि है, तो निश्चित रूप से इस संकट के घड़ी को भी हम अवसर में बदलेंगे और आने वाले समय में इस देश को कई विषयों में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये हमको पूरी तरह से विश्वास है। जी, एक जनप्रतिनिधि के नाते आप की क्या दिनचर्या रहती है और क्या आप अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिल पा रहे हैं और उनका हालचाल पूछ पा रहे हैं, या फिर जिन लोगों को आवश्यकताएं हैं, जिन लोगों को खाना चाहिए, अनाज चाहिए, उनको वो खाना अनाज मुहैया कराने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं? देखिए, 24 तारीख को जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन शुरू किया, तो मैंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से कई कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने अपने सभी विधानसभा में एक एक प्रचार वाहन निकाला, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया। उसके तत्काल बाद मैंने कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वाधान में मोदी रोटी बैंक की स्थापना की है। मोदी रोटी बैंक लोगों के द्वारा, या कहिए समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज के सहयोग से चलने वाला एक अनूठा प्रयास था, जिसपे एक हम लोगों ने कॉल सेंटर स्थापित किया, जिसके माध्यम से देश भर के कहीं से भी अगर किसी को किसी प्रकार की अन्न की आवश्यकता होती थी, तो लोग उस कॉल सेंटर पे हम लोगों को सूचना देते थे। उस सूचना को हम अपने संगठन के माध्यम से, समाज के प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से, सरकार से सहयोग लेके हम सभी लोगों को भोजन पहुंचाने का प्रयास किए। और इसमें लोग बड़ी मात्रा में लोगों ने अनाज दिया, लोगों ने पैसा दिया। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि इस तकनीक का उपयोग करके हम लोगों ने प्रयाग में बैठ के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक जिन लोगों ने भोजन की हम पे डिमांड की, उनको हम लोगों ने भोजन पहुंचाने का काम किया। उसके बाद दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो प्रवासी मजदूर, मेरी लोकसभा के हजारों प्रवासी मजदूर बाहर रहते थे, उनके लिए मेरे द्वारा एक लिंक जारी किया गया और लिंक के माध्यम से सभी का डिटेल इकट्ठा किया गया। ये डिटेल लगभग 40,000 लोगों ने उस पर अपना अपडेट दिया कि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर फंसे हैं। उसकी पूरा डिटेल इकट्ठा करके मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया और मेरे लोकसभा के जो लोग थे, जो लगभग 25 राज्यों में फंसे थे, उन सभी मुख्यमंत्रियों को मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई और वहां अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिख के उनके आने में सहयोग करना, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था का सहयोग करना। इसके साथ साथ मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संगठन का कार्यकर्ता भी हूं और संगठन के दायित्व पर हूं, इसके नाते मैंने लगातार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के मोर्चे के सभी प्रदेश के लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए एक 7 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया और सभी लोगों को 4-4, 5-5 प्रदेश दिया। उनके माध्यम से लगातार रोज 2 से 3 बैठक करके मैंने जिले तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश था और देश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने जो 5 कार्यक्रम हाथ में लिए थे, जिनको भोजन की आवश्यकता है भोजन पहुंचाना, फेस कवर की व्यवस्था करना और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान करना, पीएम केयर में लोगों को सहयोग दिलाना
और साथ ही साथ इन सब चीजों को आरोग्य सेतु को डाउनलोड कराना, इन पांचों कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके इन चीजों को पहुंचाने का काम नहीं किया। और जब अब आज देश का तीसरा लॉकडाउन कल समाप्त होने वाला है, तो चौथे लॉकडाउन से पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो मेरे लोकसभा के लोग हैं, वो लोग जो बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हैं, उनके लिए उनकी भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए मेरे द्वारा एक लिंक जारी किया गया है। मनरेगा जॉब कार्ड जो होल्डर जो है, उनका जो स्किल है उनकी मैं मैपिंग करवा रहा हूँ। इस मैपिंग के बाद जो लोग मनरेगा में काम करना चाहेंगे, मनरेगा में या जिसको जिस चीज का अनुभव है, उस प्रकार के कामों के लिए योजना बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे जिला प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनकी जो स्किल क्षमता है उसकी मैपिंग करके उसको शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन में भी एक जनप्रतिनिधि के नाते और एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं लगातार काम करता रहा, लगातार लोगों से संवाद स्थापित करता रहा। और मैंने यही नहीं, मैंने प्रयास किया कि जो बेजुबान जानवर हैं, लोग तो आज इस महासंकट के समय में व्यक्ति व्यक्ति की चिंता कर रहा है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं उनकी वो भी कहीं उपेक्षित ना हो जाए, उनके लिए मैंने अभियान चला के उनके चारा की व्यवस्था करना। और भारत की बहुत गौरवशाली वैभवशाली परंपरा रही है कि लोग अपने घर के छतों में गर्मी के दिन पे पक्षियों के लिए दाना रखने का, पानी रखने का, मैंने इस काम की भी शुरुआत की, लोगों से अपील की कि लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ मेरे लोकसभा में कुछ स्थान है जहां पे हजारों की संख्या में बंदर हैं, तो मुझको उनकी भी चिंता थी, उनकी भी चिंता करके उनके भी भोजन पानी की चिंता किया गया है, जिससे कि इस कोरोना संकट की महामारी के समय कहीं जो मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्य का मतलब केवल मानव की चिंता ना करे, बल्कि मानवीय मूल्य वो है जो अपने साथ समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे जो समाज के कमजोर लोग हैं, सबकी चिंता करना चाहिए। उस मानवीय मूल्य को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास मैं अपने टीम के द्वारा किया हूँ। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि समाज के सभी लोगों को इस पे निश्चित रूप से चिंतन करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था, तब किसानों की फसल खड़ी थी, तो उसकी कटाई की एक चुनौती थी उनके सामने। उसके बाद फसल कहाँ बेची जाए, वो एक नई चुनौती उनके सामने पेश आ गई थी। तो इस संबंध में भी क्या किसानों के लिए आप किसी तरीके का कार्य कर पाए कि कटाई वो सुलभ तरीके से कर पाए और वो अपना अनाज भी बाजार में बेच पाए? इन दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिए भी क्या आपका सहयोग और सहायता किसानों को भी मिल पाई क्या? देखिए, माननीय जेपी नड्डा साहब रोज लगभग प्रतिदिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करते थे। उस बैठक में हम लोगों के द्वारा लगातार ये समीक्षा की जा रही थी कि किस समय किन चीजों की जरूरत है। जब फसल पक के तैयार हुई तो तत्काल हम लोगों को द्वारा सुझाव दिया गया कि हम लोगों को, किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि उनकी खड़ी फसल खराब ना होने पाए। और हम लोगों को सुझाव बना के भारत सरकार को दिया गया। तो भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि पहले लॉकडाउन के बाद जो दूसरा लॉकडाउन शुरू किए, तो किसी कार के लिए और किसी कार में प्रयोग होने वाले यंत्र के लिए उन्होंने द्वारा छूट दी गई थी। उसी का परिणाम था कि किसानों की फसल पूर्ण रूप से काटी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया था कि इस संकट की घड़ी में किसानों से खेत में जाके या वो जहां पर अपना खलिहान में रखे हो वहां से खरीद के उनको लाने का निर्देश दिया था। यह प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में बहुत सफल रहा, जिसके कारण यहाँ पे किसानों की पूरी फसल खरीद ली गई है, या जो बचा है
उस पर सरकार खरीद रही है, कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। कल मेरे निर्देश पर अपने जिला प्रशासन की मैंने एक बैठक की थी, जिसमें इन लोगों को मैंने बोला था कि धान खरीद के, क्षमा चाहता हूं, गेहूं खरीद के लिए जो है चिंता करनी चाहिए। जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और पूरा अपना काम कर रहा है। जी, लेकिन ये श्रमिकों और मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने गांवों को लौट रहे हैं, क्योंकि अभी तक स्थिति माना जा रहा था कि कमोबेश बड़े बड़े और जो समृद्ध देश हैं उनसे बेहतर हमने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आवाजाही से, आने जाने से, एक जगह से दूसरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो लोग आ जा रहे हैं, उससे ये थोड़ा सा संक्रमण फैल सकता है? इसकी एक क्या कहते हैं, इसका एक खतरा पैदा हो गया है? इसको ढंग से क्या? निश्चित रूप से जितने बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं तो एक संकट बढ़ गया है। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे द्वारा आज ही अपने जिला प्रशासन, क्योंकि मेरी लोकसभा 2 जनपदों में पड़ती है, जिला प्रतापगढ़, जिला कौशाम्बी, दोनों के कलेक्टर को मेरे द्वारा आज ही पत्र भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनसे गांव को संक्रमण से बचाने के लिए और जो सरकार द्वारा किट जारी दी जा रही है उसको सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए, और जो बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं इनको कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इन बिंदुओं को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के लिए मैंने निर्देश दिया है। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर, मुझको लगता है, मैं देश तो नहीं कह सकता लेकिन उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी लोकसभा कोई पहली लोकसभा होगी जहां पर इस लॉकडाउन के समय तकनीक का उपयोग करके प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेके और प्रवासी मजदूरों से जो खतरा उत्पन्न हुआ है कोरोना का, उससे बचाव के लिए और सरकार के द्वारा जिनके सहयोग के लिए, चाहे भोजन हो, चाहे 21 दिन का राशन देने की बात हो, उसको पहुंचाने के लिए एक बैठक मैंने बुलाई है। निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा कि सरकार के नीति और मंशा के अनुरूप कि ये प्रवासी श्रमिकों को कम से कम दिक्कत हो और इससे प्रयास करके कम से कम संक्रमण फैले, ये हमारा प्रयास होगा। ये इस बात में कितने सच्चाई है कि कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कि जो प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों में काम किया करते थे, अब वो अपने घर वापस लौट रहे हैं, उनके लिए रोजगार सृजन किए जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आने वाले समय में उनको अपना गांव, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, माननीय योगी जी ने प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दे दिया गया है कि जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनकी स्किल की मैपिंग किया जाए। उनके स्किल मैपिंग के बाद उनको किस प्रकार का रोजगार दिया जा सकता है या किस प्रकार के रोजगार में वो दक्ष हैं, निश्चित रूप से उस पर काम जारी है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद माननीय वित्त मंत्री जी के घोषणा जो एमएसएमई में किया, उत्तर प्रदेश एक अपना ऐसा अकेला राज्य है जहां पर तत्काल 2 दिन के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन लोन देने की व्यवस्था की गई, लोन दे दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एमएसएमई को बढ़ावा देके एक तरफ हम उद्योगपतियों को जो एमएसएमई के व्यापारी हैं उनको लोन दे रहे हैं जिससे वो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे, दूसरी तरफ जिलाधिकारियों के माध्यम से हम लोग उनके स्किल की मैपिंग करा रहे हैं जिससे वो आने वाले समय में किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, उसी प्रकार के उद्योग को, रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। और उत्तर प्रदेश देश में एक अनूठा राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ी भूमिका एमएसएमई निभाने में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है लोकल को वोकल बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके गांव घर में ही रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, कहते हैं कि संकट की घड़ी में ही किसी के व्यक्तित्व की असली परीक्षा होती है और संकट की इस घड़ी में आप सतत कार्य कर रहे हैं और लोगों तक
भोजन पहुंचा रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, किसानों मजदूरों की लगातार चिंता कर रहे हैं, और आप ये भी मानते हैं कि इस संकट की घड़ी से जब हम बाहर निकलेंगे तो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने समय निकाला इस व्यस्त कार्यक्रम से भी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए विनोद जी, लोकसभा टीवी से। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ, विनोद सोनकर जी कौशाम्बी के सांसद बता रहे थे कि लॉकडाउन के इस समय में और कोरोना वायरस की इस घड़ी में भी किस तरीके से वो लोगों के लिए उपलब्ध हैं और उनके सहयोगी और सहायक बनने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।